चलिए क्वेश्चन हम लोग देखें। इसमें कुछ आसान आसान क्वेश्चन दिया, उसको बना लीजिए। तेज तेज विद्यार्थियों के लिए आसान आसान क्वेश्चन दे दिया है। देखा जाए, आपको डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। चलिए क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है H2O एंड H2S का कंपेयर करना है। H2O एंड H2S का आपको डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। चलिए बताइए तो कंपेयर करके किसका ज्यादा है। बोलो H2O का ज्यादा होगा। चलो एक बच्चा हम लोग को बता दिया पहले ही। म्यू कंपेयर करना था तो एक बच्चा बोला कि H2O का ज्यादा होगा और H2S का कम होगा। नहीं, बोलिए कारण बताइए। ऑक्सीजन की विद्युत नात्मकता का मान ज्यादा है और सल्फर के विद्युत नात्मकता का मान कम है। बिल्कुल सही है, यही होगा, ध्यान रखना है। हम लोग H2O का शेप भी V शेप होता है, ध्यान रखना है। और H2S का शेप भी V शेप होता है। दोनों का शेप V शेप ही होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप इसमें वेक्टर खींचते हो बाबू, ध्यान रखना है, तो इसमें भी तुम्हारा वेक्टर ऐसे ही खिंचाएगा, लेस टू मोर, लेस टू मोर। नहीं, लेस टू मोर जाएगा। यहां भी तुमको लेस टू मोर जाएगा, ध्यान रखना है। इसमें भी तुमको लेस टू मोर जाएगा। नहीं, इसमें भी तुमको लेस टू मोर जाएगा। तो दोनों केस में वेक्टर से तो पता नहीं चल पाएगा, बस में आ रहा है। तो उस केस में आप क्या लगाते हो, फॉर्मूला लगाते हो। तो फॉर्मूला क्या है, आप फॉर्मूला जानते हो। अगर इसके निकालोगे μ1 तो μ1 बराबर आएगा Q1 गुना में D1। सेम एज अगर इसका निकालोगे तो μ2 बराबर Q2 और गुना में क्या आएगा D2, ये लिखाएंगे, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर Q1, तो Q1 का मतलब होता है दो परमाणुओं के बीच के विद्युत नात्मकता का अंतर। नहीं तो मान लो ऑक्सीजन का विद्युत नात्मकता का वैल्यू लगभग 3.5 है और हाइड्रोजन कितना है 2 है। नहीं तो अगर यहाँ पर Q1 का वैल्यू तुमको निकालना है तो Q1 का वैल्यू तुमको हो जाएगा 3.5 और माइनस में कितना 2, तो घटाओ तो कितना आएगा 1.5 आएगा। यहां पर जब तुम Q2 का वैल्यू निकालोगे, नहीं तो सल्फर की विद्युत नात्मकता का मान कम होता है, किससे, ऑक्सीजन से। तो मान लो कि इसका लगभग तुमको 3 है या 2.5 के आसपास में है, नहीं, और इसका कितना है 2 है। नहीं तो इसका अगर हम लोग कम कर दिए 2.5 और 2 कर दें तो Q2 का मान निकालेंगे 2.5 माइनस में कितना 2, तो वैल्यू हम लोग कितना आएगा 0.5। तो तुम देख सकते हो कि इसका वैल्यू क्या है, Q का ज्यादा है और इसके Q का वैल्यू क्या है, कम है। नहीं, अब बारी आती है डिस्टेंस पर। अब बारी किसकी आती है, डिस्टेंस की। तो ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन छोटा परमाणु है। ऑक्सीजन क्या है, छोटा परमाणु है। नहीं तो यहां पर इनके बीच के बॉन्ड की लंबाई छोटी होगी और यहां पर इसके बीच के बॉन्ड की लंबाई बड़ी होगी, ध्यान रखना है। नहीं तो डिस्टेंस के आधार पर अगर देखेंगे, पहले देखो Q1 Q2 पर देखे तो क्या मालूम चला, Q1 ग्रेटर देन Q2। लेकिन अगर D1 D2 कंपेयर करेंगे तो D2 बड़ा हो जाएगा और D1 क्या होगा, छोटा हो जाएगा। बस में आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि म्यू जो है वो तो Q गुना D पे डिपेंड करता है। नहीं, यहां भी Q2 गुना D2 पर डिपेंड करेगा। तो अगर ठीक है इसका Q बड़ा है तो D छोटा है। नहीं, इसका अगर Q छोटा है तो D क्या है, बड़ा है, ध्यान रखना है। ठीक, तब यहां से एक कंक्लूजन निकला गया। जब ज्यादातर केस में देखा गया, नहीं ज्यादातर केस में जब देखा गया तो क्या पाया गया, यहां से कंक्लूजन एक निकला। जब बहुत सारे केस में ऐसा चेक किया गया कि ऐसा कंफ्यूजन आ रहा है तो चेक किया गया, तो क्या मिला, ज्यादातर केस में म्यू का मान Q के मान पे डिपेंड करता है। Q के मान पर निर्भर करता है। ज्यादातर केस में म्यू का मान Q के मान पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी जिसका Q ज्यादा उसके म्यू का मान भी ज्यादा। ज्यादातर केस में, सभी केस में नहीं। नहीं, इसका मतलब हुआ कि अर्थात जिसका Q ज्यादा उसका म्यू
ज्यादा। बड़ा अच्छा लेकिन मैच कर रहा है, नहीं क्यू म्यू, नहीं क्यू ज्यादा तो म्यू ज्यादा। बस मैं, हाँ बोलिए सर। बिल्कुल, क्योंकि क्यू जो है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, यही ज्यादा इफेक्ट करती है। दो परमाणुओं के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है, नहीं बॉन्ड लेंथ जो होता है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है और यहाँ भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। बस मेरा है, तो दोनों में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा का इफेक्ट नहीं जाता है। डिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा से इफेक्टेड नहीं करता है, लेकिन क्यू का वैल्यू ज्यादा चीज से इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा कैसे? तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। हम लोग कितनी बार बोले हैं ये बात, ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री में पहले एक्सपेरिमेंट आता है और तब थ्योरी आता है। सेम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लागू होता है। हम पहले ही बोले कि ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, इसके लिए मैक्सिमम एग्जाम्पल को देखा गया। तो मैक्सिमम एग्जाम्पल के केस में देखा गया, तो देखा गया क्यू जो है वो डोमिनेट करता है डी पर, यानी जिस केस में क्यू का मान ज्यादा हो जाता है उस केस में डी देखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, क्यू का मान ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट का मान ज्यादा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये हम लोग एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पे ही बोलते हैं, जो रिजल्ट हम लोग को दिया रहता है। ठीक है, इतना में दिक्कत है? तो यहां से हम लोग को देखना है अब क्यू ज्यादा किसका है, H2O का, तो इसका क्यू ज्यादा है और इसका हम लोग का क्यू क्या है, कम है। नहीं, तो उस केस में अगर हम लोग देखेंगे कि भाई म्यू का ऑर्डर बताओ कि म्यू किसका ज्यादा होगा, तो H2O का म्यू ज्यादा होगा और H2S का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये जो बात हम लोग लिखे वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं बाबू, ध्यान रखना है। यानी प्रयोग देखा गया, उसके बाद ये बताया गया। क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है ना कि सर आप बोल रहे हैं, नहीं यहाँ पर कि सर आप बोल रहे हैं कि हम लोगों का इसका क्यू पे क्यू ज्यादा है, नहीं या इसका क्यू कम है, तो इसका डी भी तो कम है, इसका डी भी ज्यादा है। तो उस केस में ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, एक्सपेरिमेंट चेक करो, नहीं मैक्सिमम मॉलिक्यूल का एक्सपेरिमेंटल चेक करो कि किस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो हर केस में क्यू डोमिनेट कर जाता है और डी डाउन जाता है, ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको ये रिजल्ट याद करना पड़ेगा कि सीधे देखना है जिसके क्यू का मान ज्यादा, यानी विद्युत नात्मकता का अंतर ज्यादा, तो उसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा। क्योंकि डाइपोल मोमेंट का एक्चुअल मतलब जानते हैं क्या होता है? उसका एक्चुअल मतलब है ना पोलराइजेशन, नाम ही है पोलरिटी बताना, यानी कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, कौन चार्ज है कौन अनचार्ज है। पोलर का मतलब जो होता है वो चार्ज और अनचार्ज से भी आता है, कौन सा मॉलिक्यूल चार्ज है। नहीं जैसे H2O देख रहे हो, आप देखोगे तो इस पर भी निगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, निगेटिव, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि ये मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है कि नहीं आता है, आता है। यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों में ये मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। फिर इन दोनों में ये लेस है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, ये पढ़े ना पीरियड टेबल में, दिक्कत है। तो अब तुम ये बताओ कि इस पर निगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है और इस पर जो निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, तो निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑक्सीजन पर ज्यादा है कि सल्फर पर, ऑक्सीजन पर ज्यादा है, क्योंकि इसकी विद्युत नात्मकता ज्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है। अगर ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, इस पे निगेटिव चार्ज कम डेवलप होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज कम डेवलप होगा इसके रिस्पेक्ट में। ऐसा होगा कि नहीं होगा? नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के खींचातानी के कारण एटम्स पे जो चार्ज डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन के खींचातानी के कारण एटम्स पे जो चार्ज डेवलप होता है, इसी को तो बोलते हैं पोलराइज्ड हो गया, चार्ज हो गया, ये ज्यादा चार्ज हो गया, ये कम चार्ज हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? तो डाइपोल मोमेंट जो है ये मॉलिक्यूल की पोलरिटी बताता है, यानी ये बताता है कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा चार्ज है, ज्यादा एक्टिव है, कौन सा मॉलिक्यूल लेस चार्ज है, लेस एक्टिव है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं बुझा रहा है तो आप लोग स्टेटिक हो गए एकदम, बुझा रहा है कहा जाने एकदम, कहा बता दिए, कहा बताए, कुछ नहीं बताए हैं, बस में है ना पोलरिटी बताता है, यानी कि चार्ज बताता है, बस में है ना कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा चार्ज होगा। तो चार्ज किस चीज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर, क्यू पर नहीं। इसीलिए डाइपोल मोमेंट केस में कहा जाता है कि क्यू जो है उसके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, क्यू जो है उसके लिए क्या है, ज्यादा वैल्यूएबल है। जिसके क्यू का मान ज्यादा नहीं उसके डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी ज्यादा, क्योंकि क्यू का मान ज्यादा तो पोलरिटी भी ज्यादा, ध्यान रखना है। परेशानी है? चलिए, तो ये हम लोगों को बनाना था, इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट था वो आपको हम बता दिए, जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलो एक और कुछ कॉमन सा क्वेश्चन है, बड़ा चर्चित क्वेश्चन है, इसको हम लोग बना के देखते हैं, देखा जाए।
CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, यही हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, अब इनका डाइपोल मोमेंट आपको कंपेयर करना है, करके हमको बताइए। नहीं, ये चार आपको मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, ध्यान रखना है। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। ध्यान रखना, जितना ही क्वेश्चन बनाते हैं उन सबसे कॉन्सेप्ट निकल के आता है। इसके पहले जो क्वेश्चन बनाया उसमें भी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था, फिर ये बना रहे हैं, इसमें भी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। सबसे ज्यादा CCl4 का होगा। वही ना, वो बोल रहे हैं सबसे ज्यादा होगा। देखिए, CH3Cl का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर CH2Cl2, तब CHCl3 और सबसे लास्ट में CCl4। लाइन से जो ऑर्डर दिया हुआ है वही होगा। ठीक, बैठिए, वही हम लोग का ऑर्डर होगा, ध्यान रखना है। यहां पर जब आप म्यू का ऑर्डर निकालिएगा, म्यू ऑर्डर यानी डाइपोल मोमेंट का क्रम, नहीं तो आपको ध्यान रखना होगा कि CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, फिर CH2Cl2 का होगा, फिर CHCl3 का होगा और सबसे लास्ट में होगा CCl4 का। ध्यान रखना है। CCl4 का तो इसलिए भी आप समझ लो कि CCl4 का 0 होगा, क्योंकि आप जब बनाते हो C, यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर Cl और यहां पर Cl आप बनाते हो, तो अगर आप बनाते हो और उस केस में अगर आप डाइपोल मोमेंट खींचते हो, वेक्टर खींचते हो, तो एक इधर वेक्टर आएगा, एक आपका फिर इधर वेक्टर आएगा, नहीं फिर आपका इधर एक वेक्टर गया, ध्यान रखना है, फिर आपका इधर एक वेक्टर आएगा। तो उस केस में सब क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ध्यान रखना है, ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा, तो म्यू का मान क्या आएगा, 0। तो इसका तो सबसे कम है, कंफर्म है, CCl4 का सबसे कम होगा। नहीं, अब इन लोगों में देखना है CH3Cl, CH2Cl2 और CHCl3। ठीक है, तो आप एक कॉन्सेप्ट याद करो, हम लोग ऐसा एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि यदि किसी अणु के पास, किसी अणु में अगर केंद्रीय परमाणु है और केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर क्या हो, 0 हो, ठीक है, और उस केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित सभी परमाणु समान हो जाए, नहीं तो वैसे मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट का मान 0 होता है। देख रहे थे, यहाँ कार्बन था सेंट्रल एटम, इसके पास लोन पेयर 0 था और इस कार्बन पर सभी एटम क्या है, सेम है, नहीं तो जब सभी एटम सेम है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। ध्यान रखना है। तो इससे कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे जैसे एक मॉलिक्यूल की सिमेट्रिसिटी यानी सममितता बढ़ते जाती है, उसके डाइपोल मोमेंट का वैल्यू घटता जाता है। सममितता मतलब अगर एक एटम पर सभी ग्रुप सेम हो जाए तो हम बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। जैसे केंद्रीय परमाणु, एक कार्बन पर चारों क्लोरीन आ गया, नहीं तो सब सेम हो गया ना, तो इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। बस में आ रहा है। और अगर एक कार्बन हम ले लिया, उस पर सब ग्रुप अलग अलग आ जाए तो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिक है। बस में आ रहा है। एक ही कार्बन पर 4 गो अलग अलग ग्रुप आ गए तो क्या बोलते हैं उसको, अनसिमेट्रिक, असम्मित बोलते हैं। ध्यान रखना है। तो जो लोग सिमेट्रिक होते हैं उनके डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ध्यान रखना है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, इस क्वेश्चन से भी एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या ध्यान रखना है, हम लोग को यहां से एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जैसे 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 अणुओं, जैसे जैसे किसी अणु की, ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे जैसे किसी अणु की सममितता, सममितता का मतलब सिमेट्रिसिटी,
जैसे जैसे किसी अणु की संमितता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, उस अणु के डाइपोल मोमेंट का मान, उस अणु के डाइपोल मोमेंट का मान उस अणु के डाइपोल मोमेंट का मान घटता जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनको जब हम स्ट्रक्चर से लिख के समझेंगे ना तो कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देगा, बस में आ रहा है इनका। लेकिन इनका वैल्यू जब हम लोग देखते हैं तो दिखाता क्या है कि इसका वैल्यू सबसे कम आता है डाइपोल मोमेंट का, Q क्रॉस D का, इसके उससे वैल्यू आता है, इसका उससे ज्यादा आता है, और सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा आता है, इसका वैल्यू उससे कम आता है, इसका उससे कम और इसका सबसे कम आता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस आधार पर एक कॉन्सेप्ट हम लोग को बना दिया गया कि जैसे जैसे किसी अणु की संमितता बढ़ती जाती है, उस अणु के डाइपोल मोमेंट का मान क्या होता है, घटता जाता है। ध्यान रखना है। और सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कार्बन दिया हुआ है और उस कार्बन पर चारों ग्रुप देख लो क्या लिख रहे हैं, नहीं, इस कार्बन पर चारों ग्रुप क्या लिख रहे हैं, सेम जैसा, तो उस केस में ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ये जो है हम लोग का ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर किसी कार्बन पर सभी ग्रुप क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहलाता है। ध्यान रखना है। और वही आपका एक कार्बन दे दिया जाए, इस पर ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। बोलो परेशानी है। पहला, यहां पर एक बात और ऐड करेंगे अभी, नहीं, इसमें सिमेट्रिसिटी का सेंस डाइपोल में केस में क्या लेना है, विद्युत ऋणात्मक परमाणु की संख्या। यहां पे क्या लेना है, विद्युत ऋणात्मक परमाणु की संख्या पर सिमेट्रिसिटी डिपेंड करेगा। कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत क्या होती है, समान होती है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत समान होती है, तो उसके आधार पर आप वेक्टर नहीं खींच सकते हैं। नहीं, सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर इधर खींचे तो एक इधर खींचाना चाहिए, नहीं, एक आप ऊपर खींच रहे हैं तो एक नीचे आना चाहिए, तब उस मॉलिक्यूल को बैलेंस कहते हैं और सिमेट्रिक कहते हैं। बस में आ रहा है, ठीक है। ये सिमेट्रिक कब होता है, जब CH4 होता, लेकिन फिर भी CH4 में आप क्या वेक्टर खींच सकते हैं, नहीं, सभी की विद्युत क्या होती है, समान होती है। ध्यान रखना है। तो विद्युत ऋणात्मकता के क्रम में देखना है, नहीं, किस पर विद्युत ऋणात्मक परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा है, तो जिस पर सबसे ज्यादा होगी उसके डाइपोल मोमेंट का मान सबसे कम होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ ये बात ऐड कर देते हैं, मान घटता जाता है, ये किस आधार पर देखेंगे, तो विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर, विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आपको डायरेक्टली याद भी रखना है, ध्यान रखना है, बस में ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, क्लास 12th का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बस में रहे, 2 बार 3 बार ये पूछ चुका है। ध्यान रखना, रिपीट करता है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे, याद रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड का फेवरेट है उसको भी थोड़ा देख लिया जाए, देखा जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल, जैसे हम मान लें CF दिया गया, CCl दिया गया, CBr दिया गया और CI दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और इसमें आपको बोल रहा है कि इनके डाइपोल मोमेंट का कंपेयर आपको करना है कि किसका डाइपोल मोमेंट जो है सबसे ज्यादा है, उससे कम किसका है, उससे कम किसका है, ठीक है, ये आपको कंपेयर करना है। ये आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, बोलिए। CCl का सबसे ज्यादा होगा, फिर CF, फिर CBr, CI, सबसे ज्यादा CF का होगा, 3 होता है। ऐसे ही आना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, ये कहीं पढ़े होंगे इसलिए बता रहे हैं, ध्यान रखना है, हैं? हाँ, लेकिन ये हम लोग का क्रम जो है थोड़ा सा चेंज करता है, ध्यान रखना है। अब हम लोग एक क्रम के हिसाब से, कार्बन तो सब में कॉमन है,
नहीं, चेंज क्या कर रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम लोग क्या पढ़ाया गया कि जिसकी विद्युतनात्मकता सबसे ज्यादा होती है उसके Q का मान सबसे ज्यादा, और जिसके Q का मान सबसे ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट का मान भी ज्यादा। तो नियमतः होना चाहिए था CF, तब CCl, तब CBr, और सबसे कम CI का, ये होना चाहिए, ध्यान रखना है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल क्रम लिखते हैं तो सब कुछ वैसा ही रहता है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। लेकिन बस क्या होता है, ये पलट जाता है, ये चला जाता है ऊपर और ये साहब चले जाते हैं नीचे, ये क्रम पलट जाता है। यानी इनके डाइपोल मोमेंट का क्रम अगर हम लिखेंगे म्यू का क्रम, तो इनके म्यू का क्रम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि CCl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, तब आपको CF का डाइपोल मोमेंट होगा, तब आपको CBr का डाइपोल मोमेंट होगा, और तब आपको CI का डाइपोल मोमेंट होगा। सब कुछ वही रहेगा, बस ये क्रम आपका चेंज जाता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वही Q क्रॉस D का वैल्यू स्लाइटली ज्यादा होता है, बहुत का फर्क नहीं आता है, बहुत स्लाइटली ज्यादा हो जाने से अलग हो जाता है। नहीं, हाँ, दोनों का प्रोडक्ट बोलेंगे, क्योंकि Q गुना D पे डिपेंड करता है। अगर इसके लिए देखें हम लोग, इसके लिए अगर हम μ1 का मान निकालते हैं तो μ1 बराबर क्या होता है, Q1 गुना D1, और इसके लिए अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, μ2 बराबर Q2 गुना D2। नहीं, तो यहां पर ध्यान रखना क्या है कि यहां पर Q2 गुना D2 का मान Q1 गुना D1 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। ध्यान रखना है, Q पर ही डिपेंड करता है हर केस में, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि Q पर डिपेंड नहीं करता तो सबसे ज्यादा इसका होता, CI का नहीं, इसका आकार सबसे बड़ा है, आयोडीन का आकार क्या है, सबसे बड़ा, तो यहां पर बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर साइज पे डिपेंड करता तब तो CI का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता। नहीं, लेकिन देख रहे हो CI का डाइपोल मोमेंट सबसे कम दिया है, तो क्या D पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, मेनली Q पर ही डिपेंड करता है, Q ही डिसाइडिंग फैक्टर है, ध्यान रखना है। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, पूरे में जितना आप पढ़ते हैं ना सिर्फ यही एक एक्सेप्शनल केस है, और कोई एक्सेप्शन नहीं है। हर केस में Q डोमिनेट करता है, बात समझ में आ रहा है, और D जो होता है वो डाउन जाता है, नाम ही है उसका D, तो डाउन होना ही है। लेकिन उसका भी मन खिसियाता है, नहीं यहाँ पर खिसिया है कि नहीं अब कि हम थोड़ा हिला के दिखाएंगे, नहीं डिस्टर्ब करेंगे, तो इस केस में डिस्टर्ब किया, वो भी क्या किया, थोड़ा सा, ध्यान रखना है। इसलिए स्लाइटली ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको ऊपर रखना पड़ता है, इसको नीचे रखना पड़ता है, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा, एक्सेप्शनल केस है, कारण है नहीं। Q भी एक्सपेरिमेंटल है और D भी एक्सपेरिमेंटल है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वैल्यू जो दिया रहेगा उसी को देख के बताया गया है, नहीं आपको याद करना पड़ेगा। हाँ बोलिए, हैं बिल्कुल D2 ग्रेटर देन बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? नहीं, और म्यू क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट Q2 गुना D2 का वैल्यू ज्यादा आ जाता है थोड़ा सा Q1 गुना D1 से, इसलिए डोमिनेट कर जाता है। लेकिन बाकी सब केस में देख लो Q ही डोमिनेट कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या? इसका Q ज्यादा है फ्लोरीन का, नहीं तो इसका चार्ज ज्यादा है, तो ये ब्रोमीन से भी ज्यादा, आयोडीन से भी ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो कहाँ भारी, ये तो एक्सेप्शन है भाई, नहीं याद रहेगा, दिक्कत है इसमें, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, VVI है, एक्सेप्शनल केस है ये। सिंपल है, बस याद रखेंगे, बस एक में पलट जाता है। चलो आगे बढ़े, हाँ बोलिए। तो उस केस में हम लोगों का HF का ज्यादा हो जाता है, बस मेरा है, सिर्फ इसी केस में ऐसा होता है। हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउन होता है, स्लाइट अमाउंट, नहीं तो उस केस में हम लोग का HF का कम हो जाएगा, HF का सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, HCl का उसमें क्रम में नहीं डोमिनेट नहीं करता है, ध्यान रखना है। जानते हैं परेशानी ये है ना कि केमिस्ट्री का मतलब जानते हैं क्या है, रसायन। जैसे आपका बॉडी जो है, ये भी केमिकल से ही बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, एंजाइम से, बस में रहा है बहुत सारा, और इसमें लाखों करोड़ों जो है ना केमिकल्स रेगुलर बन रहे हैं, बस में रहा है, रेगुलर खत्म हो रहे हैं, नया बन रहा है, बस में रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं,
हम लोग एक फैक्टर पढ़ लेते हैं। नहीं, अब एक आदमी को बुखार हो गया तो आदमी गया दवाई की दुकान पर और कहा कि अरे यार बुखार हो गया तो दवाई दे दो, दवाई खा रहा है, नहीं बुखार ठीक हो गया। एक आदमी को बुखार लगा, वो गया दवाई दुकान पर, बुखार का दवाई लिया, ठीक नहीं हो रहा है, बस में आ रहा है, जबकि उसको भी बुखार, इसका भी देह गौर में था, इसका भी देह गौर में था, सेम में दवाई दोनों खाया, एगो ठीक हो गया एगो ठीक नहीं हुआ। नहीं, अच्छा यानी इसके अंदर जो बुखार हुआ है उसका कारण कुछ और है, इसके अंदर जो बुखार हुआ है उसका कारण कुछ और है, बस में आ रहा है, दिक्कत है। नहीं तो बहुत सारा कारण हो जाता है, बस में केमिकल में हम लोग किसी एक कारण से, आपकी जो तबीयत खराब होती है, बुखारी आपको आ गया, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एक कारण पर आपका बुखार डिपेंड करता है। आपका जो बुखार है ना ये बहुत सारे कारणों पे डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे ही जब भी हम केमिस्ट्री में कोई एक चीज पढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट, नहीं तो बोल जाए Q गुना D, बस में रहे, लेकिन अब D जो है ये भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नहीं बॉन्ड एंगल क्या है, लोन पेयर कितना प्रभावित करता है। तो हम लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ना बहुत सारी चीजों पर एक चीज डिपेंड करता है, नहीं इसलिए कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिल ही जाएगा, बस में रहे, ठीक है। तो वही ना होता है, जो अब बाजार का जो डॉक्टर थी है दुकानदार है, वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, बस जानता है कि भाई पैरासीटामोल खिलाना है, 200 खाओ 200 mg, नहीं 200 mg फाँक लिए नहीं ठीक हुआ, 500 mg खा लो, नहीं बस में रहे, फिर 500 mg आप डाल लिए नहीं ठीक हो रहा, आओ इधर एगो हेवी सुई तुमको देते हैं, सारा बुखार तुम्हारा उतार देते हैं, नहीं अब वो सुई दे दिया हेवी, आपका बुखार उतर गया लेकिन फिर कल बुखार चढ़ गया, नहीं यानी कि बुखार का असली कारण आप नहीं पकड़ रहे हैं, बस में रहे। अब वही किसी बहुत अच्छे डॉक्टर के पास गए, नहीं वो बस ये छोटा सा गोटी लिख दिया, नहीं देखो बाबू 20 रुपया का 500 फीस है लेकिन गोटी लिखा 20 रुपया का, नहीं कहे कि जा खा लिया, होती चुकी गोटी लाए आप खाए, नहीं जाके एक्चुअल उस बीमारी पर ही अटैक किया, उस कीड़े पर ही अटैक किया जो बुखार का कारण था, नहीं वो कीड़ा को खत्म कर दिया, बिहान सब फ्रेश हो गए, नहीं आपको कुछ भी नहीं हो रहा, आप परेशान नहीं है, एकदम ठीक है, आप कितना दवाई पर दवाई फाँके जा रहे थे, ठीक है नहीं हो रहा था, फैक्ट समझ रहे हैं, नहीं सेम ये चीज होता है। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो कभी भी दिमाग में ये मत रखिएगा कि अरे हम तो ये पढ़े हैं, नहीं इस पर ही क्यों नहीं इसका आंसर मिल रहा है, नहीं वो जानते हैं ना, एक फैक्ट एक कॉन्सेप्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर हम लोग सभी कॉन्सेप्ट को डील नहीं कर सकते हैं, नहीं सभी कॉन्सेप्ट को डील, वहां बोलते हैं क्या कि ये जो रूल है ना इसका पालन नहीं कर रहा है तो याद कर जाओ एक्सेप्शन है, मेरा बात दिमाग में जा रहा है, नहीं तो कुछ चीजों को हम लोग को याद करना पड़ेगा, याद कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इतना में दिक्कत है किसी को, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। C डबल बॉन्ड C दिया हुआ है, यहां पर CH3 दिया हुआ है, यहां पर H दिया हुआ है, यहां पर भी CH3 दिया हुआ है, यहां पर भी H दिया हुआ है, एक ये कंपाउंड है A, ठीक है। एक और कंपाउंड है B जिसको हम लोग को लिखा हुआ है यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया B। फिर अगला कंपाउंड हमको दिया हुआ है C, उसको लिख रहे हैं हम लोग, ये आप लोग लिखिए CH3, आप लोग को बनाना है इसका डाइपोल मोमेंट, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर H, और ऑप्शन नंबर D दिया हुआ है CH2 यहां पे होना चाहिए डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे आपको बोल रहा है कि इसमें किसका डाइपोल मोमेंट लोएस्ट है, ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किसका म्यू यानी डाइपोल मोमेंट सबसे कम है, किसका म्यू सबसे कम है, किसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम है, ये आपको बताना है,
देखिए इसको और बताइए किसका डाइपोल मोमेंट जो है वो सबसे कम है। बोलो डी होगा। चलो एक आंसर तो बच्चा बताया डी होगा, बाकी लोग बताइए। आपका सी है। चलिए देखा जाए, बना के देखा जाए। समझो, हम लोगों को देखा जाए तो हम लोग को डाइपोल मोमेंट चेक करना है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेक करते हैं। चलो ध्यान दिया जाए, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा, इसका sp3 होगा और इसका भी क्या होगा, sp3 होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम पढ़ाए थे हाइब्रिडाइजेशन में, तो उस केस में कहे थे कि sp की विद्युत नात्मकता सबसे ज्यादा होती है, तब sp2 की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, sp3, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा होता है, ध्यान रखना है। तो अब देखना है कि ये जो है sp2 है और ये क्या है, sp3 है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वेक्टर का डायरेक्शन खींचते हैं, नहीं तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेंगे, ये है आपका लेस और ये है मोर, तो वेक्टर ऐसे आएगा, ध्यान रखना है। फिर ये लेस टू मोर कुछ इस तरह से आएगा, आया कि नहीं आएगा, ध्यान रखना है। अब इसको कैंसिल करने के लिए अगर इनको हम पैरेलल ट्रांसलेशन इधर कर दें, इसका पैरेलल ट्रांसलेशन इधर कर दिए, इसका पैरेलल ट्रांसलेशन इधर कर दें, ध्यान रखना है। तो अगर पैरेलल ट्रांसलेशन हम दोनों का कर दिए, नहीं तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो निकलेगा वो ऐसे ही ना आएगा भाई, बीचों बीच कोई आएगा। तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या कोई अपोजिट वेक्टर है, नहीं है। तो इस केस में म्यू का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। चलो इसमें देखते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसका है sp, इसका है sp, इसका है sp3 है। अब इस केस में जब भी कार्बन कंपाउंड दे दे तो उस केस में क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, ध्यान रखना है। अब इसमें देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वेक्टर ऐसे आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वेक्टर ऐसे आएगा। अब दोनों वेक्टर देखोगे तुम तो इक्वल एंड अपोजिट है कि नहीं है, है। तो इक्वल एंड अपोजिट है तो ये इसको कैंसिल आउट कर जाएगा, तो इस केस में म्यू का मान क्या आएगा, 0 आएगा, ध्यान रखना है। यहां पर तुम आ जाओ तो ये तो sp3 है, ये हमारा क्या है sp3, sp3 sp sp। तो वेक्टर हमेशा खींचते हैं अलग अलग विद्युत नात्मकता में, तो यहां पर sp3 और sp3 है तो क्या वेक्टर खींचे, नहीं, sp3 sp है, अलग अलग विद्युत नात्मकता है, खींचेंगे यहां पर, खींचेंगे नहीं खींचे, खींचेंगे। लेस टू मोर दिक्कत है, इन दोनों के बीच में वेक्टर खींचे, नहीं खींचेंगे क्योंकि दोनों sp sp है, ध्यान रखना है। तो इस वेक्टर को कैंसिल करने के लिए कोई और वेक्टर है, नहीं है, तो इसके लिए म्यू का मान क्या, चलो अब इस केस में आ जाओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका है कि नहीं है, लेस टू मोर खींचे, तो ये हो गया हम लोग का लेस और ये हो गया मोर, ठीक है। फिर खींचो लेस टू मोर, होगा ऐसे, ध्यान रखना है। ये दोनों से कैंसिल आउट करेंगे कि नहीं करेंगे, कर जाएंगे। म्यू का वैल्यू क्या आएगा, 0। बोलो दिक्कत है, नहीं। तो इस केस में आंसर हमारा कौन होगा, बी और डी, बस मेरा है, क्योंकि लोएस्ट पूछा गया था, किसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम है, तो डाइपोल मोमेंट सबसे कम किसका है, बी भी 0 है
और डी भी क्या है, 0 है। तो बी और डी दोनों ही हमारे आंसर हो सकते हैं। तो एक बच्चा बताया था डी, नहीं बी भी हम लोग का आंसर होता। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, क्योंकि ये भी मरा हुआ है और ये भी मरा हुआ है, तो कौन ज्यादा मरा हुआ है? दोनों पूरा मरा हुआ है। बस में आ रहा है? वो कब, जब जिंदा रहेगा तब। जिंदा आदमी जब रहता है ना, तब कहते हैं क्या उतनी ज़्यादा जिंदा है उतनी कम जिंदा है, नहीं उसके से बोल सकते हैं। नहीं हाँ, अब पूरा एकदम हार्डली फास्टली कंपेयर करेंगे तब बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस है, यहाँ पर जो डिफरेंस है sp और sp3 का है, तो यहाँ डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। नहीं, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कम है। तो अगर इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंपेयर करें, नहीं तब लगता है कि अच्छा इसका जो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए और इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा कम होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल तो वैल्यू दोनों का 0 ही आ जा रहा है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? एक्चुअली जब इसका कैलकुलेशन किए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करेंगे तो इसका वैल्यू भी 0 आएगा, इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। नहीं तो उस आधार पे हम नहीं बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई ऐसे पूछ देता आपसे, पूरे मॉलिक्यूल का नहीं पूछता और आपसे बोलता क्या कि बाबू सिर्फ 2 एटम का देख के बताओ, तो हम कहते कि सर यहाँ sp2 sp है और यहाँ sp3 और sp है। नहीं तो उस केस में सर इसका ज्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम होगा। लेकिन ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल का तो वैल्यू 0 आ गया, ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल का वैल्यू 0 आ गया। नहीं तो उस केस में जब दोनों का वैल्यू 0 आ गया कैलकुलेशन से, तो किसका ज्यादा किसका कम, दोनों का बराबर। मेरी बात कुछ दिमाग में जा रही है? दिक्कत है इसमें? तो जब भी मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, यानी जब जिंदा रहते हैं, हम पोलर क्या बोलते हैं, हम जिंदा बोलते हैं। नहीं देखते हैं कुछ विद्यार्थी मरा हुआ रहता है, मरा हुआ का मतलब शिथिल है। पढ़ाई समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं? हम कहा हिल नहीं रहे हैं, यानी उसका कोई एक्टिविटी नहीं है। समझ में आ रहा है तभी कुछ नहीं बोलेगा, और नहीं समझ में आया सर पूछ रहे हैं तो वो कुछ नहीं बोलेगा, एकदम स्थिर है। तुमसे पूछ रहे हैं, हमसे? अच्छा समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उसे जो बोलेगा हाँ तो हाँ, नहीं ठीक है। तो वैसे विद्यार्थी भी हैं, तो वे लोग क्या होते हैं, मरे होते हैं। जिंदा वो हैं नहीं जो विरोध करते हैं। आप कोई भी चीज पढ़ाएं नहीं तो उनको जो भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा उसको रोकेंगे नहीं, उसको तुरंत फेंकेंगे। बस में आ रहा है कि नहीं सर हमको ये दिक्कत हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये आप बोल रहे हैं इससे हम कंट्राडिक्ट करते हैं। बस में आ रहा है, आप इसको हमको ढंग से बताइए। ठीक है, तो वो होता है कि हाँ हम जिंदा हैं, हम बोल रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, तो आप जिंदा हैं। बस में आ रहा है? ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? मर गया है सब, देखो आगे बढ़े। यस आगे बढ़ाएं। चलिए देखा जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए एक। ये दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ म्यू बताना है आपको। ये फर्स्ट है आपका और ये सेकंड है आपका। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ म्यू। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आपको बताना है। वन का ज्यादा होगा और 2 का कम होगा, सही है। बाकी लोग को बताएं दीजिए, बैठिए। कुछ करना नहीं है, बस वेक्टर खींच देना है। वेक्टर खींच दीजिए, हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में वेक्टर मत खींचिएगा, बस में है ना। कार्बन हाइड्रोजन के बीच वेक्टर मत खींचिए, तो ये आसानी से हो जाएगा आपका। 2.01 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही माना जाता है। हाँ अच्छा से तो बहुत कुछ होता है। हाँ बहुत सारे लोग बताने लगते हैं, लेकिन जानते हैं वो क्या होता है, उसमें कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे टीचर होते हैं जो एकदम एक्यूरेट कार्बन हाइड्रोजन में ही बताना शुरू कर देते हैं, बस में रहे, तो वो क्या करता है ना, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है हमेशा। बस में रहे तो उतना ज़्यादा डिटेलिंग करने से कोई फायदा है नहीं, वो बिना मतलब का बात जाता है। एट लास्ट आता है कि हाइड्रोजन को इग्नोर कीजिए और उसको छोड़ के बाकी सब पे खींचिए।
नहीं तो ज़्यादा इजी रहता है, रिजल्ट में वैरी भी नहीं करता है। ठीक है, तो ज़्यादा वेक्टर खींचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को दिमाग के अंदर कहाँ लगाना है कि क्वेश्चन हम लोग का बन जाना चाहिए। हाँ सही है, समझ रहे हैं आप लोग। अगर देखा जाए तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई वेक्टर नहीं खींचना है, यहाँ कोई वेक्टर नहीं खींचना है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बस मेरा ये कि सर इसका तो 2 समथिंग 2 होता है, नहीं या 2.1 समथिंग होता है, इसका 2.05 होता है। बस मेरा इसका हम लोग का 2.1, इसका 2.05, तो बहुत कम का डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है। तो बहुत लोग होते हैं कि इसको भी खींच के दिखाने लगते हैं, नहीं तो आप कहीं देख लिए, अब आपके सर नहीं खींचते हैं। बस मेरा है, ठीक है, तो हम वैसा पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे कन्फ्यूजन कम क्रिएट हो। बस मेरा अगर हम यहाँ भी वेक्टर खींच दें, यहाँ वेक्टर खींच दें, यहाँ खींच दें, यहाँ खींच दें, बस बुझाया कि लो तो जीरो हो गया। नहीं, आप बुक में जब पढ़ रहे हैं तो लो इसका जीरो नहीं दिया हुआ है। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? नहीं, तो इसीलिए हम लोग को वैसे पढ़ना है जिससे हम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन बन सके। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कभी भी वेक्टर नहीं खींचेंगे, जबरदस्ती नहीं पढ़ना है। चलिए अब यहाँ पर अब खींचिए कार्बन क्लोरीन, तो लेस टू मोर, बस ये खींचेंगे, इधर नहीं खींचेंगे, ध्यान रखना है। कार्बन टू क्लोरीन लेस टू मोर होगा। अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट खींचोगे तुम तो रिजल्टेंट चला आएगा ऊपर आएगा। तो ये ग्रीन वाला रिजल्टेंट वेक्टर है। ये सब बुझाता है ना आप लोग को? फिजिक्स में तो आप लोग तेजे रहते हैं। नहीं, सबसे बोरिंग विषय आप लोग केमिस्ट्री लगता है, नहीं लगता है? सबसे बेकार विषय बजा पूछे कि कौन विषय सबसे खराब लगता है, तो बजा केमिस्ट्री सफा बेकार लगता है। नहीं, कुछ ना बुझाता है ना कुछ रहता है, नहीं खाली ऐसे ही चलते रहता है। चलिए देखा जाए, लेकिन केमिस्ट्री से ही जिंदगी है, नहीं है? दवाई खाते हैं केमिस्ट्री है, नहीं चावल खाते हैं केमिस्ट्री है, कपड़ा पहनते हैं केमिस्ट्री है, शरीर का चमड़ी है केमिस्ट्री है, हैं? मत कहिए, हम किसी को खराब नहीं कहते हैं, लेकिन अच्छा है कि नहीं? गजब हाल है। बस मेरा केमिस्ट्री से अच्छा कुछ है ही नहीं। आप जितना भी बच्चा जो इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, मेडिकल की तैयारी करता है, नहीं जैसे जो बच्चा मेडिकल की तैयारी करता है उसका क्या क्या पढ़ना होता है? उसको पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, आप चेक कर लो, जो भी नीट की तैयारी करते हैं उनका मैक्सिमम मार्क्स बायोलॉजी में आता है। मैक्सिमम मार्क्स क्या चीज में आता है? बायोलॉजी में आता है। उसके बाद आप जब केमिस्ट्री और फिजिक्स चेक करोगे उनका, तो सबसे ज्यादा मार्क्स उनका आएगा केमिस्ट्री में। नहीं, अगर वो एक्चुअली पढ़ने वाला होगा तो ये स्कोरिंग होता है, ध्यान रखना है। केमिस्ट्री जो है ये स्कोरिंग होता है आपका, याद रखिएगा। केमिस्ट्री या क्वेश्चन आपको हम बोलते हैं ना, जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और जो बच्चा एक्चुअली पढ़ता है मेरे पास ढंग से, नहीं जैसे आपको हम पीटी पढ़ा दिया, एटॉमिक के पढ़ा रहे हैं, केमिकल वन पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे साइड बुक बनाते हैं। तो साइड बुक आप बनाते हैं तो आपसे नहीं बनता है? बनता है, मैक्सिमम बनेगा। अगर आप बनाते हैं तो आपसे 90% क्वेश्चन बोले हैं कि आपसे बनेगा। अगर नहीं बन रहा है इसका मतलब कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। हम उतना पढ़ा देते हैं कि आपसे हर एक बुक का 90% क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिजिक्स जो है वो अनस्कोरिंग होता है। फिजिक्स जो है वो एक्चुअली न्यूमेरिकल है, भले टीचर यहाँ के नहीं पढ़ाते हो, बहुत लोग नहीं ऊपर ऊपर निकल गए, बस मेरा, लेकिन आपका तीनों विषय में सबसे टफ फिजिक्स ही होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, तीनों विषय में सबसे टफ आपका जो है फिजिक्स ही होता है। फिजिक्स नॉर्मल लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपको खूब समझ में भी आता है, लेकिन जैसे उसका न्यूमेरिकल टच कीजिएगा ना आपको प्रॉब्लम होगा। और बहुत बच्चे न्यूमेरिकल नहीं टच करते हैं, थ्योरी समझ में आ गया, ठीक तो समझ में आ रहा है, बन तो रहा है, नहीं मजा तो आ रहा है, बस में आ रहा है। तो मजा तब आना चाहिए जब आप किसी भी बुक को टच करें और क्वेश्चन बनने लगे, बस में आ रहा है। ठीक है, और आप जब फिर से क्वेश्चन टच कीजिएगा ना तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले होंगे तभी आपसे बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं, अगर आप मैकेनिक्स कहीं पढ़ रहे हैं और मैकेनिक्स का क्वेश्चन आपको कोई कहे कि हम सब क्वेश्चन बना देते हैं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में आप दावा ठोक के कह सकते हैं, हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे हैं ना, नहीं केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाए पूरा ढंग से एक बार रिवाइज कर जाइए, आप मार्केट का सब जो किताब को मन करे उठाइए, आप बनाइए, आपसे 90% क्वेश्चन नहीं बने जो कहिए सो। आसान है भाई, इसमें आसान है। हम क्या बोले, स्ट्रक्चर आपका अच्छा तो सब अच्छा। आप इसमें क्या पढ़ते हैं? लेविस स्ट्रक्चर रूल पढ़ते हैं, नहीं आप इसमें VSEPR थ्योरी पढ़ते हैं, आप इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं। कोई टॉपिक से भारी है ये नहीं है, इस सब्जेक्ट में आसान है, इसको जानबूझ के लोग भारी बना दिया है। क्यों? कहे कि आप ढंग से पढ़ते नहीं है, नहीं या टीचर ढंग से पढ़ाता नहीं है।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ऐसा होता है। आप इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए, मेडिकल की बात हुई थी, इंजीनियरिंग का बात समझ लीजिए। आप इंजीनियरिंग में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछता है ना। आप इंजीनियरिंग के जाके रिजल्ट उठा के देख लीजिए, मैथ मेन विषय है और मैथे में सबसे कम रहेगा, मैथ में कम रहेगा। आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, हम ऐसे थोड़ा ना बोल रहे, आप नेट पे किसी का भी चेक कीजिए, रिजल्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट्स इन आईआईटी, नहीं आप चेक कर लीजिए नेट पर, आपको मालूम चलेगा स्कोरिंग सब्जेक्ट इन केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री आ जाएगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट में आपको केमिस्ट्री सबसे ऊपर आ जाएगा आईआईटी में। बस में आ रहा है, यानी जो बच्चे टॉप करते हैं उन्हें केमिस्ट्री में हाईएस्ट रहता है आईआईटी में। बस में आ रहा है, क्योंकि मैथ में सॉल्विंग है। आप यहाँ पर सर एक टाइप बता दिए, आप चारों क्वेश्चन बना दिए, गुच्छ हो गए पूरा एकदम, बन तो रहा है नहीं। जब आईआईटी वाला क्वेश्चन देगा ना, नहीं बनेगा। बस में, लेकिन केमिस्ट्री में बनेगा ही बनेगा। बस में रहा है, वो क्या पूछेगा? बस में हाइब्रिडेशन पूछेगा, तो हाइब्रिडेशन में क्या पूछेगा भाई? हाइब्रिडेशन ना पूछेगा, उसका ऑप्शन ही नहीं है। बस में हाँ, दिक्कत कहाँ होता है? जब जेई मेंस में हम लोग आते हैं। बस में जेई मेंस सॉरी बोल रहे हैं, जेई एडवांस। आपका आईआईटी के एग्जाम के लिए 2 एग्जाम होता है ना, एक होता है जेई मेन और एक होता है जेई एडवांस। नहीं तो जेई मेन का क्वेश्चन इजीली बन जाता है, जेई एडवांस का क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है? इसलिए दिक्कत होता है भाई क्योंकि एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। केमिकल बॉन्डिंग का एक हाइब्रिडेशन देगा ना, नहीं तो उसमें ऑर्गेनिक भी घुसा देगा, उसमें फिजिकल भी घुसा देगा एक क्वेश्चन में, और 3 क्वेश्चन को घुसाकर एक क्वेश्चन वो बनाता है, बड़ा सोच के क्वेश्चन बनाता है। नहीं, आईआईटी की खासियत है, जेई एडवांस की क्वेश्चन की खासियत है कि अगर 30 साल से या 35 साल से चल रहा है तो उसका क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, वो हर साल नया क्वेश्चन जनरेट कर देते हैं। बस में आ रहा है ना, वो नया क्वेश्चन बना देते हैं। तो वो इस तरह से बनाते हैं कि आपका कोई बच्चे का एक चैप्टर अगर अच्छा है तो वो सिंगल एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपका पूरा केमिस्ट्री अच्छा होगा तब जेई एडवांस का क्वेश्चन बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होता है। तो बड़ी मेहनत है, क्या कीजिएगा। चलिए, तो ये बन गया आपसे। इसमें देख लीजिए लेस इलेक्ट्रॉन टू मोर, तो इसीलिए बोलते हैं कि केमिस्ट्री पर थोड़ा सा मन लगाइए आप लोग। नहीं, और जहां दिक्कत होता है वहां तो हम हैं ही, पूछिए, क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, क्लास में पूछिए, क्लास के बाहर पूछिए। नहीं, लेकिन बुराई मत कीजिए केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री बकवास है। बस में रहे। तो यहाँ पे पढ़ते हैं तो आप लोग को समझ में आता है ना कि नहीं बुझाता है? बुझाता है। अब इसी में कौन गधा को नहीं बुझाता होगा, तो नहीं बुझाता है तो बोलना है, नहीं आपको बताना है कि हमको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन कंडीशन, मेरे पास भाई कंडीशन है, एक दिन भी क्लास छोड़ना नहीं है, क्लास रेगुलर कीजिए, जहां दिक्कत है उसके लिए हम हाजिर हैं, पूछिए। चलो, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये तो कैंसिल हो गया, तो म्यू का मान क्या आ गया? 0। तो म्यू का ऑर्डर क्या आ जाएगा? फर्स्ट का ज्यादा और सेकेंड का कम, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो अब अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे MO2, MOT, मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। स्टार्ट करना सोच रहे हैं, हम लोग सोचे कि आज स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कोशिश करते हैं आज से स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं भी स्टार्ट करें तो रिकॉर्डेड जरूर डाल देंगे। नहीं, दोनों में जो हो सकता है वो करते हैं, क्योंकि अभी जानते हैं पूरा का पूरा दिमाग चला गया ना 12th वाले पर, पूरा का पूरा। अब एक दिन 3 घंटा कुछ क्लास चला, एक दिन 1.5 घंटे क्लास चला, और फिर आज भी ना क्लास है। हो जाएगा, बस आप लोग हिम्मत मत हारिएगा। नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, आप लोग हिम्मत मत हारिएगा कि अब रहने दिया जाए। बस मेरा, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हमारा क्लास तो चलता रहेगा, ऑफलाइन चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, आप पढ़ते जाइए, हम सब पढ़ा देंगे। बस मेरा ना, चलिए।